वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत का भूगोल और इस वीडियो में देखेंगे भारत के समुद्र तटीय राज्य संघ शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसमें देखिए अंडमान निकोबार जो है इसकी तट रेखा 1962 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है। गुजरात उसके बाद 1214 किलोमीटर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, पौंडुचेरी एवं दमन और दीव। सबसे छोटी जो तटरेखा है वो दमन दीव की है, 87.20 किलोमीटर। कुल जो भारतीय समुद्री तटीय राज्य हैं उनकी तटरेखा जो है वो 7516.60 किलोमीटर है। ये डेटा याद रखिएगा, 7516.60 किलोमीटर, जिसमें सबसे कम दमन व दीव की और सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप की। आगे बढ़ते हैं, इसका मैप देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्कल कोस्ट। ये जो ऊपरी नॉर्थ वाला है ये उत्कल कोस्ट कहलाता है। ठीक है, और आंध्र कोस्ट जो है वो आंध्र साइड वाला कोरोमंडल कोस्ट या पयान घाट। ठीक है, ये एरिया ये कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। फिर इधर का ये वंबनाड लेक है, यहाँ पे ये मालाबार कोस्ट। ठीक है, और वेस्टर्न घाट के साइड ये ऊपर वाला कोंकण कोस्ट है। तो याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट में ऊपर उत्कल कोस्ट है, फिर उसके नीचे कोरोमंडल कोस्ट। वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पे मालाबार कोस्ट है और उसके ऊपर कोंकण कोस्ट है। ठीक है, इसमें से भी एग्जाम आता है, पूछा गया है। ठीक है, आप इसकी स्थिति देख लीजिए कि कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, फिर इधर कोरोमंडल कोस्ट और उत्कल कोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ। तो भारत की तटरेखा पूर्व से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। और भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और सबसे छोटी गोवा राज्य की है। अंतःस्थल से के सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा आधार रेखा कहलाती है और किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। ठीक है, और क्षेत्रीय सागर की जो दूरी होती है वो आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः आपकी 12 समुद्री मील होती है। ठीक है, और इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं, समीपस्थ स्थल का विस्तार, समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। ठीक है, और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, समीपस्थ मंडल। आगे किसी भी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है। प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। और तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धारा, सुनामी लहरों, मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है, जिसमें सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, भारत का पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, जो कि मुंबई गोवा हमने देखा था, सबसे ये ऊपर वाला कोंकण तट मुंबई गोवा, मध्य वाला कर्नाटक तट है और सबसे दक्षिण वाला, सबसे नीचे वाला मालाबार तट था। ठीक है, कोंकण तट, महाराष्ट्र कर्नाटक तट और ये आपका मालाबार तट। और पूर्वी जो तटीय मैदान है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं से निर्मित होने के कारण ये ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, और जिसमें महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ठीक है, और कोरोमंडल तट का विस्तार दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरियन तक है। ठीक है, यह है आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, अब उसके ऊपर उत्तरी सरकार। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इसमें भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें है पश्चिमी तट की बात की जा रही है, इधर वाले। ठीक है, मुंबई, कांडला गुजरात, मुर्मुगांव गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक, कोचिन केरल और न्यू मैंगलोर। ठीक है, ये आपके पश्चिमी तट वाले हैं। और वहीं पूर्वी तट की बात करें
तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, इंदौर तमिलनाडु और न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु। आगे इसमें जंजीरा, ठीक है, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, कन्नूर जो है केरल के कन्नूर जिले में, उडुपी और ये भी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले तमिलनाडु और पुदुचेरी की सीमा पर, कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान से शुरू करते हैं। तो इस मैदान का विस्तार सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक है, यानी खंभात की खाड़ी से लेके कन्याकुमारी अंतरीप तक, अरब सागर के तट और पश्चिम घाट तक फैले हुए हैं। पश्चिम तटीय मैदान की अधिकतम जो चौड़ाई होती है वो आपके गुजरात में नर्मदा तापी मुहाने के करीब 80 किलोमीटर, और पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी एवं तीव्रगामी होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम मैदान में बहने वाली नदियाँ जो हैं छोटी होती हैं और तीव्रगामी होती हैं। अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बना के ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान वाली नदियों की बात हो रही है, एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी होती हैं और तीव्रगामी होती हैं, और ये एस्चुरी ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी तट पर पश्च जल पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कायल कहते हैं, जैसे बेम्बनाड हुआ, अस्थामुड़ी हुआ। तो पश्च जल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक प्रकार का लैगून होता है जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू जमाव के कारण होता है। ठीक, और जब ये जो पश्चिम का मैदान है इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पहले आपका गुजरात का मैदान, ठीक है, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र। फिर आपका कोंकण का मैदान है, दमन से लेके गोवा तक। कन्नड़ कर्नाटक का मैदान है, गोवा से लेके मैंगलोर तक। और मालाबार का मैदान, मालाबार से लेके कन्याकुमारी तक। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, गुजरात के मैदान की बात करें सबसे पहले, तो ये सौराष्ट्र से लेके सूरत तक विस्तृत है। और देखिए, अगर आपको ये भूगोल पढ़ना है तो मेरी एक बात मानिएगा कि आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपने साथ में प्लीज़ एक मैप ज़रूर रखा करिए लोकेशन को देखने के लिए। आँख के सामने एक मैप रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर ज्योग्राफी आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। लोकेशन जो है माइंड, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो मैं वही रिकमेंड करूँगी कि एक ऑक्सफोर्ड का मैप जो आता है, बुक जो आती है, उसको साथ में लीजिए और लेक्चर साथ में सुनिए। आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं गुजरात के मैदान से। ये सौराष्ट्र से लेके सूरत तक विस्तृत है और इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है, और इसका भीतरी क्षेत्र कांप मिट्टी के कारण उपजाऊ है। इसमें हमेशा इस तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जो है जल भरे रहने से नमकीन दलदल अधिक पाए जाते हैं। और तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है, जिसके कारण ये तट जो है काफ़ी ज़्यादा कटा फटा है। फिर है आपका कोंकण का तटीय मैदान। तो ये दमन से गोवा तक है। इसमें वर्षा अधिक होती है, कहीं अधिक उपजाऊ भी है। यहाँ पे आम, नारियल, चावल इत्यादि ये ज़्यादा पैदा होते हैं। और थाल घाट हुआ और भोर घाट के दर्रे क्रमशः मुंबई और गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। ठीक है, थाल घाट मुंबई, भोर घाट गोवा। और इस मैदान में बहने वाली नदियाँ जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, जिसमें आपके पिंजल, बसाक, भोगरावा और जुआरी है। कर्नाटक और मैसूर का तटीय मैदान देख लेते हैं तो गोवा से लेकर के मैंगलोर तक है। उत्तरी भाग इसका सकरा है, लेकिन दक्षिणी भाग चौड़ा है। और वर्षा की अधिकता है। ताप अनुकूलता के कारण यहाँ पे सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल ये सब ज़्यादा पैदा किया जाता है। ठीक है, इसमें पूर्व की ओर ढाल है और सीढ़ी नुमा ढालों पर यहाँ पे काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा, काली मिर्च इत्यादि की बागवानी भी की जाती है। और यहाँ पे नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम ये देख लीजिएगा, कालिंदी, शरावती, नेत्रावती। अंत में है आपका मालाबार का तटीय मैदान। तो मंगलोर से कुमारी अंतरीप तक इसमें लंबे सकड़े लैगून या कयाल पाए जाते हैं। ठीक है, लैगून या कयाल पाए जाते हैं। पेरियार यहाँ पे बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और ये जो कांप और महीन लैटेराइट मिट्टी से निर्मित है, और जलवायु यहाँ की उष्ण और आर्द्र होती है। देख लेते हैं यहाँ पे रबर, सिंकोना, कहवा, गरम मसाले, पान, नारियल, लेमन, अनेक फल, रोसा घास इत्यादि के फॉर्म हैं। ठीक है, और चाय जो है वो उभरे ढालों पर पैदा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है कई आणविक खनिज जैसे मोनोजाइट, जिरकन इत्यादि ये जो हैं ये पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अब दूसरा आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान की बात करें
तो ये पूर्वी घाट एवं समुद्री तट के बीच सुवर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी घाट की बात की जा रही है। सुवर्ण रेखा उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक। तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ये अधिक चौड़ा होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पे लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम होती है। तो इसको महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में उत्तरी सरकार तट, ये ऊपर वाला, और कृष्णा कावेरी नदियों के बीच का ये नीचे वाला कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, और उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान कहा जाता है। ठीक है, जो उड़ीसा वाला है वो उत्कल का मैदान कहलाता है। और पूर्वी तटीय मैदान में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई भाग को कोलेरू झील में कोलेरू झील, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश वाली, वो स्थित है। ये एक डेल्टाई झील है। और पूर्वी तटीय मैदान में ही दो अन्य झीलें चिल्का झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पे अवस्थित है। दोनों अनूप झीलें हैं, यानी लैगून झीलें हैं। और जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील और नमकीन झील है, याद रखिएगा। इसको भी 3 उपभागों में विभक्त किया गया है। एक तो उत्कल का तटीय मैदान, फिर आंध्र या काकीनाडा का तटीय मैदान, फिर तमिलनाडु या कुंकण का तटीय भाग। तो चलिए उत्कल से शुरू करते हैं। तो ये गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा के डेल्टा तक है। महानदी के डेल्टा में सबसे ज़्यादा ये चौड़ा है और यहाँ पे ज्वारीय वन फैले हुए हैं। और यहाँ की मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, इस कारण यहाँ पे चावल और जूट की खेती की जाती है। ठीक है, और काकीनाडा की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला है। पूर्णतः समतल और उपजाऊ अवसाद के जमा होने के कारण सुप्रवाहित एवं सिंचित भाग हैं। यहाँ पे नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन, दलहन, ये सब अधिक पैदा किए जाते हैं। और इस पे बंदरगाह कौन से हैं? तो विशाखापत्तनम, काकीनाडा और मसूलीपत्तनम इसके प्रमुख बंदरगाह हैं। कोरोमंडल तट की बात की जाए तो ये पुलिकट से लेके कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। और संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, पालर, वैगई आदि महत्वपूर्ण संपूर्ण मैदानी भाग को ये जो हरा भरा और समतल और विशेष उपजाऊ बना देती हैं। यहाँ पर भी फल, सब्जियाँ, तिलहन, केला, धान, गन्ना इत्यादि उगाया जाता है। और चेन्नई, तूतीकोरिन और नागपत्तनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। और जो मन्नार की खाड़ी है वो मोती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे देखते हैं, दोनों की अगर तुलना की जाए, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टेटमेंट, कथन जरूर इसमें से पूछ के आता है। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की तुलना। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो सकरा और अधिक आर्द्र है, वहीं पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा और अपेक्षाकृत शुष्क है। पश्चिमी तटीय मैदान में छोटी और तीव्रगामी नदियां हैं जो कि डेल्टा बनाने में असमर्थ होती हैं और ज्वार नदी मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वहीं पूर्वी तटीय मैदान में बड़ी बड़ी नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। इसके दक्षिण भाग में अनेक लैगून हैं, वहीं अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान में लैगूनों की संख्या कम है। पश्चिमी तट जो है वो कटा फटा है, इसके कारण यहाँ पे अधिक बंदरगाह हैं। और पूर्वी तट जो है वो कम कटा फटा है, इसलिए बंदरगाह भी अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीय द्वीप समूह। तो द्वीप समूह को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह, दूसरा अरब खाड़ी में केरल के तट से लगे हुए लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की पहले बात कर लें। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्शियरी युग में बने सागरीय वलित पर्वतों के समुद्र के उभरे भाग हैं। ठीक है, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में है, 738 मीटर। ठीक है, एक द्वीप समूह से एक बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये भी यहीं पे स्थित है। ये जो है क्षेत्रफल आबादी की तुलना में अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल वो अंडमान से निकोबार को अलग करता है। ठीक है, अंडमान और नीचे निकोबार है, बीच में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपका जाता है रेखा। डंकन दर्रा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी जो है वो नारकोंडम है, जो कि सुप्त अवस्था में है। और राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, और इसका सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। और बोमपुका द्वीप, जिसे पोहाट के रूप में भी जाना जाता है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जनजातीय समूह देखते हैं इसका। तो ओंजे निग्रोनाइट प्रजाति, सेंटिलेनीज ये निग्रोनाइट प्रजाति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा था। जारवा भी निग्रोइड, शोम्पेन, मोंगोलाइड,
अंडमानी निग्रोइड, निकोबारी मंगोलाइड और हालचू, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाला जनजातीय समूह है ये। आगे लक्षद्वीप समूह की बात करें अब, तो देखिए यह द्वीप समूह अरब सागर में अवस्थित भारत के समुद्री भाग में पाए जाने वाले एटोल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। एटोल क्या होता है? प्रवाल भित्ति का एक प्रकार है जो अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति का होता है। ठीक है, ये उच्च जैव विविधता के क्षेत्र हैं और इसके चारों ओर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं जिन पर नारियल के वृक्ष हैं। करावत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, और अगाती यहाँ का एकमात्र द्वीप है जहाँ पे हवाई अड्डा है। एड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का, और नारियल यहाँ का एकमात्र कृषि उत्पाद है। मत्स्य पालन यहाँ का मुख्य पेशा है और टूना यहाँ पर पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली है। ठीक है, पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है और 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी है जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। ठीक है, यहाँ मिनिकॉय द्वीप को छोड़ के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, और मिनिकॉय में महल। ठीक है, आगे लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है जो 9 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा विशेष द्वीपों से अलग होता है, और लक्षद्वीप और मालदीव जो है 8 डिग्री चैनल के द्वारा जलधारा द्वारा परस्पर अलग होते हैं, और 11 डिग्री अक्षांश के सहारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तरी भारत को अमनदीवी कहते हैं और दक्षिणी भाग को कन्नानौर। तो ये तो रहा आपका लक्षद्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य द्वीप देख लेते हैं। सबसे पहले है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है, यहाँ प्रवाल निर्मित द्वीप है। पंबन द्वीप की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये आदम ब्रिज का भाग है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है और दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। आगे व्हीलर द्वीप महानदी ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, ये हमने देख लिया था। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है और उत्तरी अक्षांश रेखा के ये समानांतर है। अंडमान और निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी में है। सर्वोच्च शिखर यहाँ का सैडल पीक है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट थोलिवर है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप के बारे में देखा था, बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, और इसी सागर में आपका नारकोंडम द्वीप भी है, ये सुप्त ज्वालामुखी है। और अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति जो है तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकानयोमा के विस्तार में हुई है। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, अराकानयोमा जो यहाँ पे हिमालयन ये श्रेणियाँ आई हुई हैं उसी का तृतीयक, ये बाद में यहाँ पे अंडमान द्वीपों के रूप में ये विस्तार इसका हुआ है। आगे उत्तरी तट पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट तट के समीप स्थित है और ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है, और यहीं पे श्रीहरिकोटा में ही भारत का उपकेंद्र प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, और तमिलनाडु में राम सेतु प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।